राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में पूरी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी बनकर तैयार हो गई थी। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के जितने बड़े लीडर्स थे या ज़्यादातर नेता जो थे आरएसएस के लोग, वो कांग्रेस ही हो गए थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के अंदर बीजेपी बहुत मजबूती के साथ बन गई थी और कांग्रेस पार्टी को जितना ज़्यादा नुकसान बीजेपी या आरएसएस ने नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा नुकसान जो कांग्रेस के अंदर बीजेपी मौजूद थी उसने पहुंचाया और जो आरएसएस के लोग मौजूद थे उन्होंने पहुंचाया। ऐसा नहीं था कि इस बात की जानकारी सोनिया गांधी या आगे चल के राहुल गांधी को नहीं हुई, जानकारी ज़रूर रही थी, मगर वो इस पोजीशन में नहीं थे कि उस पर कोई कार्रवाई कर सकें, क्योंकि अगर जब भी कार्रवाई का कोई मौका आता था उस कार्रवाई में दखलंदाजी होती थी कांग्रेस के अंदर से और कांग्रेस पार्टी से उनको निकालना नहीं जा सकता था जो आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी के या उनके प्लांट किए हुए लीडर्स थे। तो उनको साथ में लेकर के कांग्रेस ने लंबे वक्त तक राजनीति की और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई। 2014 के आते आते ये लोग जब प्रधानमंत्री के लिए मोदी नाम तय हो गया तो उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ अन्ना का आंदोलन खड़ा हो गया था और मीडिया से मैनेज करके वो बड़े स्तर का एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित करा गया था। तो उसके बाद फिर पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार हो ही गया था और जिसके नतीजे में फिर बाद में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी हार जाती है। चुनावों से पहले बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के अंदर जो बैठे हुए आरएसएस बीजेपी के लोग थे वो बीजेपी में चले जाते हैं वापस और फिर आगे भी ये प्रक्रिया शुरू रहती है। ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी में की जब सरकार होती थी, जैसे नरसिम्हा राव की सरकार थी जिसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तब हर सरकार में, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकारें हो दोनों या नरसिम्हा राव की सरकार हो, उसमें गृह मंत्री जो होते थे वो महाराष्ट्र से हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे और बाद में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो उसमें शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे ये लोग गृह मंत्री बने और आखिर में जाकर के जो एक और हैं जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे वो लेकिन महाराष्ट्र से नहीं है, वो साउथ इंडिया से हैं। इस वक्त नाम उनका याद नहीं है, उनको ही बनाएगा। लेकिन ये जो लोग थे महाराष्ट्र के ही लोग गृह मंत्री क्यों बना जाते थे वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उस वक्त जो बड़े टॉप लीडर्स थे वो आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी वाले थे। तो वो क्या करते थे कि किसको क्या मंत्रालय मिलने हैं, उसमें प्रधानमंत्री या कांग्रेस अध्यक्ष इन लोगों का बहुत ज़्यादा दखल नहीं हुआ करता था। अब जब ये 2023 का वक्त चल रहा है और नए चुनाव 2024 में देश के अंदर होंगे, उससे पहले 2024 के चुनाव से पहले 5-6 राज्यों के चुनाव होने हैं अभी, जो अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है, मिजोरम उसमें शामिल है। तो ये 5-6 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं। इन चुनावों को लेकर के कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि 2 राज्यों में, बड़े राज्य उनको माना जाएगा, यहाँ पर बीजेपी मौजूद थी और खुद प्रधानमंत्री ने उनके चुनाव प्रचारों की पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली हुई थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक। पूरा दोनों राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वहाँ बीजेपी ने लड़े थे और दोनों चुनाव में बीजेपी को हार मिली है। इसके बाद कांग्रेस के अंदर जो एनर्जी है वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उधर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और जो वक्त पर, वैसे राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है, राहुल गांधी की जो इमेज है वो शुरू से ही अच्छी है और बहुत शानदार है,
मगर जो कांग्रेस के अंदर आरएसएस बीजेपी के लोग मौजूद थे, उन्होंने राहुल गांधी की इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। कांग्रेस में रह कर के ख़राब किया, कांग्रेस की जानकारी में रहते हुए ख़राब किया, उधर मीडिया ने ख़राब किया, और बाकी तो जो और लोग थे बीजेपी आरएसएस के, उन लोगों ने अपना काम करते ही रहे। तो राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताने दिखाने की एक कार्यक्रम चले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी शुरू से ही एक जेंटलमैन थे, और अब उन्होंने ये साबित कर दिया मुल्क के अंदर कि वो ऐसे लीडर हैं जिनकी स्वीकृति इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर है। और राहुल गांधी वो तमाम काम आज की तारीख में कर रहे हैं जो एक देश के किसी प्रधानमंत्री को करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को जो काम करने चाहिए थे, जो जिम्मेदारियां भारत के प्रधानमंत्री की होती हैं, वो राहुल गांधी इस वक्त निभा रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक तरह से विपक्ष की पोजीशन में है, पक्ष के नेता की तरह से आरोपों की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला चाइना का हो, मणिपुर है, महंगाई है, मतलब कोई भी इश्यूज रहे, उस पर सरकार की तरफ से कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं हुए, कोई बात नहीं हुई, और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल खामोश होकर के रह जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, और 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा, ये कोई छोटी यात्रा नहीं थी, और 4000 किलोमीटर चलना कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम सोचें बैठ करके वैसे ही कि हमको कहीं 5-10 किलोमीटर पैदल चल के जाने का ज़्यादा पड़े किसी काम से, तो हम उस वक्त शायद हिम्मत न जुटाएं और सोचें कि बाद में देखेंगे। लेकिन 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करना, एक टी शर्ट के अंदर यात्रा। अब एक टी शर्ट में यात्रा राहुल गांधी ने क्यों की? पूरे सफ़र में उन्होंने कपड़े चाहते बदलते रहते, लेकिन उन्होंने जो शुरू में केरल से जो टी शर्ट पहनी थी वो कश्मीर तक पहनी। बारिश होती रही, सर्दी पड़ती रही, बर्फबारी होती रही, राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट नहीं बदली। उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि देश एक है, पूरा देश एक है। वो उन्होंने अपनी टी शर्ट से भी संदेश देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अभी कल घर से निकले, वो दिल्ली से निकले हरियाणा के लिए। रास्ते में देखा कुछ किसान अपने खेतों में धान की फसल लगा रहे हैं, पौध लगा रहे थे। वहाँ उनका काफिला रुका, और वो अपनी जूते उतार कर, हाथों में जूते लेकर, पैंट की मोहरी ऊपर चढ़ा करके एक आम आदमी की तरह खेत में पहुँच जाते हैं, और वहाँ किसानों के साथ धान की पौध लगाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, बच्चों से हंसी मजाक करते हैं, और कीचड़ भरे खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं। उसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वीडियो मौजूद है। अब ये जो लकीर राहुल गांधी खींचते जा रहे हैं, कभी वो पहुंच जाते हैं मैकेनिक की दुकान पर दिल्ली के अंदर, और वहाँ जा कर के मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ में बैठ कर के उनकी शॉप में मोटरसाइकिल की मरम्मत करते हैं, और चेन सही कर रहे हैं, स्क्रू टाइट कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरों वीडियो अभी हाल ही के हैं, बहुत ज़्यादा दिन के नहीं हैं। फिर वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में 200 किलोमीटर तक सफ़र करते हैं ट्रक में बैठ कर के, और ट्रक वालों को वहाँ क्या क्या सहूलतें मिली हुई हैं, वहाँ के ट्रक कैसे होते हैं, ये तमाम चीज़ें वो जानने की कोशिश करते हैं, और उसके वीडियो भी वायरल होते हैं यहाँ पर भारत के अंदर। उसके बाद भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी साहब ऐलान करते हैं कि हम अब जो ट्रक भारत के अंदर बनेंगे तो उसमें एसी केबिन हुआ करेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस ट्रक में सफ़र किया था, वहाँ के ड्राइवर ने बताया था कि ये एसी केबिन होता है ट्रक का, और इसमें बड़ी सहूलत है। और वो एक चौड़ा सा बड़ा सा केबिन था, बहुत अच्छी सीटें थी उसमें, और आराम की कुल मिलाकर के जगह सहूलतें थी। तो यहाँ नितिन गडकरी साहब ने भी, जो परिवहन मंत्री हैं और रोड ट्रांसपोर्ट जो और भी कई शायद मंत्रालय हैं, क्योंकि इस वक्त किस व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय है, ये जानकारी आजकल लोगों को नहीं होती।
थोड़ा ये है इशू है, हमें भी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के बाद 2-3 के अलावा अमित शाह साहब के पास गृह मंत्रालय है, राजनाथ सिंह साहब के पास डिफेंस मिनिस्टर है और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके अलावा शायद 1-2 लोगों के बारे में और जानकारी हो, बाकी हम लोगों को भी नहीं मालूम है, आम आदमी को भी शायद पता नहीं होगा किस व्यक्ति के पास कौन सी मिनिस्ट्री है। हाँ, इतना पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। तो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो देश की जनता से सीधे जोड़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, नितिन गडकरी साहब ने बता दिया कि हमारे यहाँ भी देश के अंदर अब जो ट्रक बनेंगे या आएंगे उसमें एसी केबिन होगा, लेकिन राहुल गांधी ने जिस ट्रक में यात्रा की थी वहाँ के ड्राइवर ने बताया था कि वो एसी केबिन ही नहीं है, ट्रक का मालिक भी है। वो इंडियन भारतीय मूल के लोग थे जो ट्रक ड्राइवरी कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि हम मालिक हैं इसके ट्रक के। तो यहाँ पर अब ये सुविधाएं पैदा करना सरकार के ऊपर है, सरकार के लिए नामुमकिन सी बात है जो पूरा कर सके। ट्रक के केबिन एसी होंगे, ये गडकरी साहब ने, चूँकि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे वहाँ, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब सरकार बदलेगी तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब ये इसी तरह से है कि जिस तरह से भारत के बंटवारे से पहले पंडित नेहरू और उनके साथ में सरदार पटेल और दूसरे जो बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने भारत के बंटवारे से पहले ही तमाम चीज़ों पर पेपर वर्क कर लिया था, सारी योजनाओं की पूरी सूची बना ली थी, सारे काम क्या क्या करने हैं वो तय कर लिए थे। संविधान होगा देश के आज़ादी के बाद, देश में सेना को किस तरह से होगा, क्योंकि पहले ब्रिटिश राज में जो सेना होती थी, हम ये बता दें कि भारत में कभी मिलिट्री कू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये समझने से, भारत के अंदर कभी मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सकता जैसे पाकिस्तान में लगा दिया था, वो क्यों नहीं लगाया जा सकता, ये हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पूरा लेआउट तैयार पंडित नेहरू और उनके साथ के लीडर्स ने भारत की आज़ादी मिलने से पहले कर लिया था। और वो चूँकि ब्रिटिश राज में जो सेना थी या पुलिस थी वो सीधे सेना अध्यक्ष को रिपोर्ट के कंट्रोल में होती थी, और सेना अध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री मान के चलिए, जो वाइस रॉय होता था, गवर्नर जनरल होता था, उसको रिपोर्ट करता था। नीचे का कोई भी आदमी उससे पूछने का हक नहीं रखता था कि वो क्या हो रहा है, वो जा कर के बता दे उसको, सीधे वो वाइस रॉय को जानकारी दिया करता था, गवर्नर जनरल को जानकारी दिया करता था। अब वो एक प्रॉब्लम थी जिस पर पंडित नेहरू और उनके साथ वालों ने काम किया। संविधान बनेगा इस पर पहले से ही तय हो चुका था, संविधान में क्या क्या कंटेंट रहेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये तमाम चीज़ें आज़ादी से पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान में मिलिट्री क्यों इसलिए हो जाता है कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने किसी तरह का कोई पेपर वर्क नहीं किया था। उनको जल्दी थी सिर्फ इस बात की कि किसी भी तरह से बंटवारा हो जाए और हमको एक देश मिल जाए, कैसे चलाना है, क्या करना है, वो बाद में देखेंगे, जो होगा होता रहेगा, बस मिल जाए किसी तरह से देश। तो पाकिस्तान में देश मिल गया, लेकिन वो अपने यहाँ के इंस्टीट्यूट जो थे उनको ठीक तरीके से खड़ा नहीं कर सके। और वहाँ फ़ौज का जो दखल है वो ये है कि वहाँ की फ़ौज सरकार चलाती है, लेकिन भारत के अंदर फ़ौज का कोई दखल सरकार चलाने में नहीं होता है, और वो सीमाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा तक महदूद रहती है। और ये पंडित नेहरू ने काम किया था। पंडित नेहरू ने उस वक्त सेना को, देश के आज़ादी मिलने के बाद सेना को थोड़ा सा नीचे के स्तर पर लेकर के आए। वो प्रधानमंत्री से जो रिपोर्टिंग का था वो मामला ख़त्म हुआ कि सेनाध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री से ही संपर्क रहेगा और उन्हीं को जानकारी देगा और रिपोर्ट उन्हीं को देगा। तो उन्होंने उसको ख़त्म किया और उनको सेना को 3 विंग्स में डिवाइड किया, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। और थल सेना में भी कई सारी थिएटर कमांड उन्होंने बनाए, शायद 7 हैं भारत के अंदर, ईस्टर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड। ये थिएटर कमांड होते हैं, डीजी उसका डीजीएमओ उसमें इंचार्ज होता है, और ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो सेना से जुड़े हुए लोग आसानी से समझ सकते हैं। थिएटर कमांड ही किसी भी पूरे एक इलाके का जिम्मेदार होती है उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये इन्होंने डिवाइड कर दिया था सेना को इस तरह से, और उसमें जितने भी सेना के अध्यक्ष थे, थल सेना अध्यक्ष,
वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, ये डायरेक्ट आपस में किसी भी लेवल पर बातचीत नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में भी आपस में मिलना चाहे नहीं मिल सकते हैं। इनको अधीन किया गया रक्षा मंत्रालय के, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसमें एक अंडर सेक्रेटरी, उसके अंडर में ये तीनों अंग के अध्यक्ष होते हैं। तो अगर उनको अपनी कोई बात कहनी है सरकार से तो वो रक्षा मंत्रालय से समय लेंगे और अपनी बात वहाँ कहेंगे और उसके मिनट्स लिखे जाते हैं। अगर दो सेनाओं के अध्यक्षों को आपस में बात करना है या मिलना है तो वो पहले रक्षा मंत्रालय को सूचना दी जाती है और उसके बाद में फिर आपस में मुलाकातें या बातचीत होती है और उसका मिनट्स एक एक चीज़ नोट होती है। क्या बात हुई, किसने क्या कहा, वो सब ऑन रिकॉर्ड सब मौजूद रहता है। ब्यूरो आपस में मिलना चाहे नहीं मिल सकते। फिर साथ में आईबी भी वहाँ एक्टिव रहती है और सबके ऊपर निगरानी करती रहती है। इसलिए सेना कभी भी भारत के अंदर मार्शल लॉ नहीं लग सकता है, कभी मिलिट्री को नहीं हो सकता है। ये इसकी तैयारी पंडित नेहरू ने कर ली थी और राहुल गांधी जो कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा एक एक चीज़ को चेक करके और सब कुछ बहुत देखभाल करके, क्योंकि सरकारें गप से नहीं चलती हैं, लंबी लंबी हाँक देने से नहीं चलती हैं। सरकारें चलती हैं ठोस कामों से, और ठोस काम देश की आज़ादी से पहले ही किए गए थे, जिसकी बुनियाद पर देश अभी तक बड़ी मजबूती के साथ बरगद के दरख्त की तरह खड़ा हुआ है। अब राहुल गांधी जब खेत में जा कर के ट्रैक्टर चलाते हैं और धान की पौध लगाते हैं तो अब ये बड़ी परेशानी हो गई उन लोगों को जो देश में चरस बोने वाले हैं। अब वो क्या करें, क्योंकि देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल बनाया जाता रहा है वो बनाया जा रहा है। वक्त वक्त पर ऐसे लोग सामने आते हैं जो एक वर्ग, एक समुदाय या दूसरे अपने ही जो देश के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों को टारगेट करके हिंसा करते हैं उनके साथ में और उनको अपमानित करते हैं। उनको किसी भी तरह से इंसान का भी दर्जा देने को तैयार नहीं है। उनके साथ में जो अत्याचार होते हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी एक बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, तो राहुल गांधी देश के अंदर होने वाली एक एक चीज़ को समझते हुए वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जगह जगह जाके कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम, और मोहब्बत की ही दुकानों की ज़रूरत भी है देश को। अब राहुल गांधी ने फसल बोई धान की, तो हमारा कहना ये है कि जो देश में चरस होने वाले हैं वो बहुत परेशान है, और वो धान की फसल कैसे बोएं जा करके। उनका काम तो देश में नफरत फैलाना है। अब ये नफ़रत की जो पॉलिटिक्स है, ये नफ़रत की पॉलिटिक्स करने वाले ये हैरान परेशान है कि हम कैसे आगे बढ़ें। राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है, जो लोग समझ रहे हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी देश की जनता से सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो उनके खिलाफ मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, जैसे मानहानि के केस में उनको गुजरात की अदालत ने, निचली अदालत ने सजा सुनाई, फिर सेशन कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, फिर हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा है। अब ले दे करके राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट बचता है। सुप्रीम कोर्ट भी किसी तरह से बाई चांस उसको बरकरार रखती है, जो शायद ना हो, बरकरार न रखे सुप्रीम कोर्ट। अगर बरकरार रखती है तो राहुल गांधी को फिर जेल जाना होगा। और जैसे ही कोई लीडर, कोई जननायक जेल पहुंचता है तो उसका कद फिर हो जाता है बहुत बड़ा। और क्या बीजेपी राहुल गांधी को जेल भेजने का खतरा उठा सकेगी? क्या उसके बाद जो जनता के अंदर सेंटिमेंट्स पैदा होंगे उसको झेल सकेगी? यह शायद ताकत बीजेपी और आरएसएस में नहीं है। दोनों संगठन, आरएसएस का पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि आरएसएस के राहुल गांधी के क्या, अब जो राहुल गांधी है उसका मुकाबला हम कैसे करें। हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देश को ज़रूरत है प्यार मोहब्बत की। अभी आप देखिए, मतलब लीडर समझ में नहीं आता, ये लीडर हैं या धर्मगुरु हैं या धर्माचार्य हैं, कौन है? जिसे देखें उसे तकरीबन सभी पार्टियों के लोगों में होड़ लगी हुई है अपने आप को बड़े से बड़ा एक धार्मिक रूप में ढाल के दिखाना।
दलित एक आदिवासी के साथ मारपीट होती है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री उसे बुलाते हैं, उसके पैर धोते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जाती है और मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी जाती हैं जो गोश्त बेचने वाले हैं। अब गोश्त अगर कोई मांस बेचता है वो मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके में बेचेगा। हिंदू समाज के जो लोग नहीं खाते हैं मत खाइए आप। मुस्लिम भी नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी मांस नहीं खाते हैं, मत खाइए। लेकिन जो खाने वाले हैं उनके लिए आप कैसे पाबंदी लगा रहे हैं इस तरह से? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लोगों के वो सीधे सीधे छीने जाते हैं इस तरह से। संवैधानिक हक है। आप ईद के दिन आप हिंदू समाज के मोहल्लों को कैसे रोक देंगे कि सब मुस्लिम ईद मनाएंगे इसलिए हिंदू समाज के लोग जो हैं वो कुर्ता पजामा न पहने? अगर किसी को कुर्ता पजामा पहनना है ईद के दिन या बकरीद के दिन या किसी और दिन तो वो आराम से पहने, क्या परेशानी है? तो इस तरह से समाजों को बांटने के लिए जो सरकारें काम करती रही हैं, कर रही हैं, उन्हें सोचना चाहिए और ये सोचेंगे भी नहीं शायद। तब्दीली आना चाहिए समाज में और सरकारों में। जम के बैठ जाना किसी के लिए भी, एक सीट पर जमे रहना किसी के लिए भी वो देश के लिए और उस प्रदेश के लिए खतरनाक होता है। तो बदलाव जरूरी है देश के अंदर। राहुल गांधी उस बदलाव की तरफ देश को लेकर के जा रहे हैं और देश शायद 2024 में अगर चुनाव होते हैं, वैसे उम्मीदें 50-50 हैं कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये तय करेंगे 5-6 राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे। अगर वहाँ पर बीजेपी को हार हो जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड और मिजोरम, इन राज्यों में अगर बीजेपी को चुनाव में हार हो जाती है, 6 राज्यों में से 4 में भी अगर हार हो जाती है, तो फिर हम ये उम्मीद करें कि 2024 के चुनाव जिस वक्त पे होने उससे बहुत आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो चीज़ें आगे चल के देखी जाएंगी। और अभी विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी भी एनडीए को दोबारा से फॉर्म करने में लगी है। तो अभी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है वो अपनी अपनी पोजीशंस चेक कर रहे हैं, अपने अपने जो मोहरे हैं, अपनी अपनी जो तैयारियां उसको देख रहे हैं। चुनाव 5 राज्यों की तो होनी है, 6 राज्यों के अक्टूबर-नवंबर में। उससे पहले कई सारी चीज़ें होने की संभावना है। एक तो ये कि सितंबर के लास्ट में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात के कच्छ से कोहिमा तक शुरू होने की पूरी जानकारी है अभी तक कि ये होगी, और ये जानकारी हमने पहले भी दी थी कि ये यात्रा राहुल गांधी करेंगे। साथ ही विपक्ष के लीडर्स में से कई लीडर्स को गिरफ्तार करने की बात है और वो शायद अब न हो गिरफ्तारियाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है एनसीपी को तोड़ करके और उसके लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल करा करके वहाँ अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और उसके बाद इस एपिसोड के बाद बीजेपी के पास कोई रास्ता, कोई वजह नहीं बचती है कि किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करे। और अगर कार्रवाई ऐसे वक्त में भ्रष्टाचार के नाम पर की जाती है तो देश में फिर अलग मैसेज सीधे सीधे जाएंगे कि ये सरकारें तोड़ते हैं और अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी साथ में ले लेते हैं और बाकी लोगों को फिर ये प्रताड़ित करते हैं। अब ये 2-3 दिन बाद जब संसद शुरू होने वाली है उससे पहले प्रधानमंत्री के साथ अजीत पवार नज़र आएंगे। अजीत पवार के जो वो मंत्री जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं महाराष्ट्र में, खुद अजीत पवार भी उसमें शामिल हैं, अजीत पवार की फैमिली भी शामिल है और वो सब बीजेपी में है और अजीत पवार अब प्रधानमंत्री के साथ नजर आने वाले हैं। तो बड़ा जिगर चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। जिसको आप चोर कह रहे हैं उसको आप अपने साथ में लेकर के घूमें और
दिखावा करें फिर कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी सीधे सीधे जो पूछते हैं, सवाल करते हैं संसद में, तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया था। वो पूछते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर और बात करते हैं अडानी को लेकर के, गौतम अडानी को लेकर के, कि आपका क्या रिश्ता है गौतम अडानी से। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि मेरा गौतम अडानी से क्या रिश्ता है। प्रधानमंत्री से पूछा जाता है अमेरिका में भारत के अंदर रह रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले होते हैं और जो प्रेस के ऊपर हमला होता है और जो चीज़ें थी उसको लेकर के एक ही सवाल हुआ था और प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए थे। वो वहाँ पर जवाब देने के बजाय भारत के लोकतंत्र की परिभाषा, डेफिनेशन बताने लगे थे, और वो भी टेलीप्रॉम्प्टर पर। और वो टेलीप्रॉम्प्टर उनकी जो डाइस था, उनका जो पोडियम था, उसके तीनों तरफ लगा हुआ था कवर करते हुए, और उस पर लिखा हुआ भाषण गुजराती में चल रहा था। और गुजराती में जब वो पढ़ते थे तो वो हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन होकर के लोगों को सुनाई देता था। वो वहीं उसी अमेरिका के अंदर राहुल गांधी घंटों बोलते हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। अब कल काजोल ने एक सवाल कर दिया, किसी सवाल के जवाब में उसने कह दिया कि हमारे ऊपर अनपढ़ नेता जो है वो राज कर रहे हैं। काजोल एक बड़ी अभिनेत्री हैं भारत की, उनके पति अजय देवगन बड़े अभिनेता हैं भारत के। अब कहीं अजय देवगन की फिल्मों को लेकर के बाइकआउट न शुरू हो जाए, काजोल की आने वाली फिल्मों को लेकर के बाइकआउट न शुरू हो जाए। उन्होंने अनपढ़ नेताओं का कहा है, अब पता नहीं कौन अपने आप को अनपढ़ समझ बैठे। वैसे केजरीवाल साहब चौथी पास राजा की कहानियाँ सुनाते हैं, और वो चौथी पास राजा जो है बड़ा प्रॉब्लम करता है देश के अंदर, और देश की सारी की सारी जो व्यवस्था है उसको भंग कर देता है। जितने इंस्टीट्यूट हैं देश के, सरकारी संस्था उस पर कब्जा कर लेता है। तो केजरीवाल की जो चौथी क्लास पास की राजा की कहानी वो सुनाई है, तो आप भी कभी सुने। और फिलहाल एक और अपडेट है इसके अलावा, जो राहुल गांधी ने धान की फसल लगाई है, कहीं ऐसा ना हो कि अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इधर उधर जा कर के धान के पौधे लगाते हुए नज़र आने लगे, और वो भी अपने फ़ोटो वोटो डाल करके बताया कि देखें राहुल गांधी को ही धान लगाना नहीं आता। पहले ये कहते थे बीजेपी के बहुत सारे नेता, टेलीविज़न की डिबेट में कहते थे, संबित पात्रा बोलता था कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि उनसे अगर पूछा जाए कि गेहूं का पौधा है या बाजरे का पौधा है, तो अब वो पौधे शायद किसका पौधा है वो राहुल गांधी, अब बीजेपी वाले नहीं बता पाएंगे कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। वक्त बदलता है, हमेशा बदलता है, चीज़ें कभी स्टेबल नहीं रहती, एक जगह पर कोई चीज़ कभी नहीं रहती है, बढ़ती है कभी घटती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। ये कुदरत का एक तरीका है। तो अभी कुदरत की बात कर लेते हैं। देश में इस वक्त बारिशों का मौसम है, और कई सारे राज्यों में बारिश की वजह से भारी बाढ़ आई है, बहुत तबाही हो रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं इनमें से भारी बारिशें हो रही हैं। जगह जगह पर पहाड़ टूटने के समाचार मिल रहे हैं, और फ्लड इस वक्त बाढ़ आई है। दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है। दिल्ली देश की राजधानी, वहाँ की सड़कें ऐसे बह रही हैं जैसे नाले हों, दरिया जैसे बहते हैं तेज़ रफ्तार, उस तरह से बह रही हैं। मिंटो जो ऐतिहासिक ब्रिज है दिल्ली के अंदर, मिंटो ब्रिज के अंदर नीचे पानी भर गया और उसको बंद कर दिया गया है। सरोजनी नगर के जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी किसी नाले में जैसे बहता है उस तरह से बह रहा है सड़कों पर। तो देश के अंदर जो बाढ़ है, हालात हैं सियासी ही नहीं कुदरती तौर पे भी ख़राब हैं। अब ये कैसे सुधरेंगे? बाढ़ तो चलो कुछ दिनों के बाद रुक जाएगी जब बारिश रुकेगी। अब ये और तरह की जो तबाहियाँ देश के अंदर हुई हैं पिछले 9-10 सालों में, उसको जनता रोके, जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हो, सच के साथ खड़ी हो। राहुल गांधी का भी हम नहीं कहेंगे, जो सच है जिससे देश को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली हर साल लोगों को, 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं आए किसी के। गैस का सिलेंडर वो 340 रुपये का शायद हुआ करता था, आज 1120 रुपये या 50 रुपये का है। पेट्रोल के भाव सबको पता है कहाँ पहुँच गए।
नींबू 400 रुपये किलो है, धनिया 400 रुपये किलो है, और जो टमाटर है वो 160 रुपये 70 रुपये किलो है। बाकी 5 किलो के थैले पे अपना जीवन बसर करना है, तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। देश के लोगों को सोचना चाहिए। 85 करोड़ लोग भारत के एक 5 किलो के थैले पर सरकार से मिलने वाले, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मुस्कुराते हुए खूबसूरत सी अति सुंदर अद्भुत अलौकिक तस्वीर छपी होती है, उसे लेकर के जिंदा है। कितना खूबसूरत भारत है, कितने महान हमारे देश के नागरिक हैं। वैसे भारत के नागरिकों की तारीफ़ करना चाहिए। सच में भारत के जैसे बहादुर लोग दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। जब लॉकडाउन लगता है तो गुजरात से बिहार के लिए पैदल चलना शुरू कर देते हैं। 1500-1600 किलोमीटर पैदल की यात्रा कोई जिगर वाला ही करेगा, जैसे राहुल गांधी 4000 किलोमीटर के सफ़र उन्होंने पैदल कर दिया। तो ये भारत के अंदर ये मटेरियल है, बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। अभी ये कावड़ ढोने के लिए जा रहे हैं लोग, सैकड़ों किलोमीटर पैदल नंगे पैर। तमाम हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग, यादव, पासी और कुशवाहा, तमाम चले जा रहे हैं कावड़ ढोने के लिए, अपने पाप धोने के लिए। और जिनके पास पैसा है वो पीठ पर बैठ करके वहाँ पर लोग उठा करके भी ले जाते हैं, बैठा करके खच्चरों पे भी बैठा करके ले जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पाप वहाँ धोने जा रहे हैं या ख़त्म करने जा रहे हैं, और दूसरे की पीठ पर लदे हुए हैं, और आराम से वो जो मजदूर है वो उसको बैठा करके ले जा रहा है। तो बहुत अच्छा है। भारत एक विशाल महान देश है। राम मंदिर बनके लगभग अब तैयार हो चुका है। आज खबरें टेलीविज़न पे थी कि राम मंदिर तैयार है, भव्य दिव्य विशाल विराट राम मंदिर तैयार है। 2024 के चुनाव में ये बहुत सारे वोट ये पार्टी को दे सकता है। बड़ी उम्मीद है कि राम मंदिर अगले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। जनता को बताया जाएगा कि देखें, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, अच्छे दिन आए हो ना आए हो, विकास पता नहीं कहाँ गायब हो गया हो, लेकिन राम मंदिर का तो बना दिया हमने, अब हमें वोट दो। बजरंगबली के नाम पे वोट अभी मांगे थे कर्नाटक में, तो अब 2024 के चुनाव में राम मंदिर पे तो वोट मिलना चाहिए। जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए मेहनत की और सारी चीज़ें उठा करके एक तरफ रखती, किसी को कभी सजा ही नहीं हुई। बाबरी मस्जिद वहाँ थी, सबने देखी। बाबरी मस्जिद की जगह को रंजन गोगोई की जो कोर्ट थी, उसने सुप्रीम कोर्ट की जो जब फैसला था, उसने राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया, और एक अलग मस्जिद दूसरी जगह बनाने के लिए हमें आदेश दिया था। वो मस्जिद कहाँ गई? मस्जिद की जगह जो बाबरी मस्जिद की जगह थी, वहाँ तो राम मंदिर भव्य दिव्य विशाल विराट बन के तैयार हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक मस्जिद भी बनानी है। तो उस मस्जिद का कोई नहीं पूछता, कोई टेलीविज़न वाला खैर खबर नहीं लेता, न तो वो मस्जिद वोट देने वाली है, न कोई वहाँ नमाज़ पढ़ने जाने वाला है उसमें, और कोई अगर जाता भी है तो उसकी इबादत वहाँ कबूल भी नहीं होने वाली है। ऐसी फर्जी मस्जिद में तो वो बिल्कुल पूरी तरह से गैर मुनासिब मस्जिद होगी, फर्जी मस्जिद होगी। सरकारें मस्जिदें बनवाने के लिए थोड़ी है या मंदिर बनवाने के लिए थोड़ी है, वो बनवाएं स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली घर, डैम, उनका क्या मतलब है? अदालत का क्या काम है मस्जिद बनवाने का? अदालत का फैसला वो, लेकिन अदालत की बात है तो मानना पड़ेगा सब। पंचौका कहते हैं वो, क्या नाम है, हुक्म सनाखों पे। तो अदालत ने हुक्म दिया कि मस्जिद बनेगी तो रंजन गोगोई को उस मस्जिद का इमाम बना देना चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो रंजन गोगोई जो नई मस्जिद इलाहाबाद में वो क्या नाम उसका, वो अयोध्या में बनाई जाए, तो उसका इमाम रंजन गोगोई को बनाना चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है ये, इसमें मतलब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। मेरी दिली तमन्ना है कि रंजन गोगोई को, या फिर चलो खैर वो मस्जिद के इमाम न बन सकें तो अयोध्या में बनने वाले भव्य विशाल विराट जो राम मंदिर है, उसमें कम से कम कोई उनको पद दिया जाए, उनको महंत वगैरह या दरबान या चौकीदार, मतलब कुछ उनको होना चाहिए वहाँ पर।
रंजन गोगोई भारत के ऐसे व्यक्ति हैं, महान भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो सदियों सदियों तक इतिहास में याद किए जाएंगे। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। बारिश का मौसम है, बहुत ख्याल रखें। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, बहुत सारे लोगों की मौत बिजली के गिरने से इस दौरान हुई है अब तक। बहुत ख्याल रखें। अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, बादल गरज रहे हो, तो अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके रखें, अपने घरों पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। खुशियाँ बांटें, मोहब्बत की दुकान खोलें, नफरतों से बचें। देखते रहिए TCN न्यूज़। आप सभी का शुक्रिया। ये है छोटा हरिद्वार, सब अपनी बाइक के लिए लेके खड़े हैं पकड़ के। कुछ नहीं पता, वो देखिए इधर देखो क्या हो रहा है, पूरा बंदा डूब जाए इधर हरिद्वार। वो देखिए अपनी स्कूटियों को बचाते हुए। मंदिर के जस्ट सामने का है, अभी लाइव बनाऊंगा। ये गया सर, गया के पीछे उधर। चलिए चलिए चलिए। ये बाईपास रोड चले गया है। ओ यारा, परे भी जाएगा ये पूरा। गए ओ मोटी रफ्तार भाई। ये सोमनाथ की ना? कौन सोमनाथ? सोमनाथ की लग रही है मेरे को। अरे दूसरी भी गई। ये रहनी सेक्टर 23-24 की रेड लाइट है, इस पे ये हुआ है जी। पीछे रहो, पीछे। ओ भाई खुश भाई। ओ यार, ओहो बारिश है। ओ भाई खुश भाई। ओ यार, ओहो बारिश है। यहाँ बाजार में तबाही का मंजर, वहाँ लोग था। ओ यार, तू आज देखना आज क्या सीन होया बाजी यार। हाँ तो ज्यादा ही यार, नहीं गुड़ खाया दबा के रखना रहता था।
गलत नहीं ना यार।